दो बच्चे आपस में गेम खेल रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ग्लास विंडो के बाहर कुछ अजीब सी परछाइयां तेजी से गुजर गईं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर तरफ ज़ॉम्बीज़ का आतंक है। ज़ॉम्बी वायरस फैलते हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं और फिर भी ये भाई बहन इस सुनसान कंट्री साइड विला में आज तक जिंदा हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें जितने खतरों का सामना करना पड़ता है वो कल्पना से कहीं ज्यादा है। उसी दिन एक कपल कार से विला के सामने आकर रुकता है। लड़का जिम खिलौने जैसी दिखने वाली गन उठाकर बाहर उनका सामना करता है। आदमी तुरंत पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिम चुप रह जाता है तो वो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। उसी रात जिम अपनी छोटी बहन के साथ घर के सारे डोर्स और विंडोज कसकर बंद कर देता है। बाहर कुछ भटकते हुए ज़ॉम्बीज़ खड़े रहते हैं, जैसे किसी भी पल विला के अंदर घुस सकते हो। किसी तरह रात शांति से गुजर जाती है। सुबह जिम मैगजीन में भरी बुलेट्स चेक करता है, तब समझ आता है कि ये कोई साधारण टॉय गन नहीं है। जब भाई बहन रोज की तरह बाहर खेल रहे होते हैं, तभी वही कल वाली पिकअप ट्रक फिर से लौट आती है और इस बार उस कपल का रवैया पहले से कहीं ज्यादा सख्त होता है। वे फिर से पूछते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिम झूठ बोलता है कि वे टाउन में सप्लाईज लेने गए हैं, मगर ऐसा छोटा झूठ दो अडल्ट्स को कैसे धोखा दे सकता है? औरत जानबूझकर नर्म मुस्कान दिखाती है और कहती है कि टाउन यहाँ से कई घंटे दूर है, इसलिए वे दोनों जिम और उसकी बहन की रक्षा कर सकते हैं जब तक उनके पेरेंट्स वापस ना आ जाएं। जब वे घर के अंदर आते हैं तो हर तरफ ढेर सारा सामान देखकर हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि एक रेफ्रिजरेटर भी अभी तक ठीक से काम कर रहा है। ये देखकर कपल तुरंत फैसला करता है कि वे कुछ दिन यहीं रुकेंगे। आदमी जैक कहता है कि वो बाहर जाकर कार को छिपा देगा। ऐसा लगता है कि वे किसी से भागकर यहाँ आए हैं। रात गहराने पर जिम चुपके से उनकी बातचीत सुन लेता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये कपल इस जगह पर नजर गड़ाए बैठा है, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर सीधे सेफ रूम में छिप जाता है। यही उन दोनों के इतने साल तक जिंदा रहने के राजों में से एक है। अगली सुबह जैक पहले से ही ब्रेकफास्ट तैयार कर चुका होता है, जैसे उसने इस घर को अपना ही घर मान लिया हो। जिम बाहर से शांत रहता है, लेकिन फिर एक अजीब सी बात कहता है। रात ढलने पर वो अचानक पूछता है, क्या अब टाइम हो गया है? तभी उनका कुत्ता हल्का सा इशारा करता है और सिर हिलाता है। जिम तुरंत अपनी बहन को उठाकर सेफ रूम में बंद कर देता है। नीचे वाला कपल अब भी अपने काम में लगा है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि खतरा आने वाला है। थोड़ी देर बाद औरत बाथरूम जाने का बहाना बनाती है। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ चिपके हुए दिखाई देते हैं। वो जल्दी से लाइट बंद कर देती है, ये सोचकर कि ज़ॉम्बीज़ उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन तभी पीछे से कमरे का दरवाजा अचानक खुल जाता है। जैक को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो पिस्टल निकालकर आगे बढ़ता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जमीन पर पड़ी है, पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है। उस रात के बाद वो कपल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जिम और उसकी बहन ऐसे खेलते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साफ है कि ये पहली बार नहीं था जब किसी इंसान ने इस विला में घुसने की कोशिश की हो। इसी दौरान एक लंबा बालों वाला आदमी जंगल में चलता हुआ दिखाई देता है। बर्फ पर उसे कई ट्रैप्स दिखाई देते हैं और उन्हीं के निशान का पीछा करते हुए वो जल्दी ही विला तक पहुंच जाता है। तभी अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है। आदमी अभी हैरान खड़ा ही होता है कि उसकी गर्दन में अचानक तेज दर्द होता है। उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लग चुका होता है और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिम ही होता है। जब आदमी बेहोशी से जागता है, जिम पहले से गन लेकर उसके सामने खड़ा होता है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि उस आदमी का नाम एडम है। वो एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर है जो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो उत्तर की तरफ अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा है। जिम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी बाकी लोगों से अलग है। एडम उनके खाने पीने या मेडिसिन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो सिर्फ अपना हथियार वापस लेना चाहता है। जिम इस मौके का फायदा उठाता है और एक शर्त रखता है। वो चाहता है कि एडम विला के लिए बिजली जनरेट करने में मदद करे। एडम थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए? इस बार जिम झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि उसका फादर एक साइंटिस्ट था और काफी समय से गायब है, जबकि उसकी मदर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एजेंट है जो कुछ दिन पहले मिशन पर गई है और शायद जल्द लौट आएगी। एडम कमरे में रखी ट्रेडमिल को देखकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस विला की बिजली असल में दौड़कर जनरेट की जाती है। तभी खिड़की के बाहर धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी चलता हुआ दिखाई देता है। एडम बिना सोचे आयरन रॉड उठाकर बाहर दौड़ जाता है। ज़ॉम्बी को खत्म करके वो पूरे शरीर पर खून के दाग लिए वापस आता है। जिम गुस्से से चिल्लाता है, तुमने उसे क्यों मार दिया? डांट खाने के बावजूद एडम के दिल में इन दोनों बच्चों के लिए सहानुभूति पैदा हो जाती है, इसलिए वो खुद ट्रेडमिल पर चढ़कर दौड़ना शुरू कर देता है ताकि घर में पावर बनी रहे। पूरी रात बीत जाती है। एडम लगभग थक कर गिरने वाला होता है। तभी जिम की छोटी बहन उसके पास आती है, उसके चारों ओर घूमती है, नाक सिकोड़कर कहती है, बहुत बदबू आ रही है, और भाग जाती है। एडम बाथरूम में जाकर नहा लेता है। छोटी लड़की उसे एक हेयर क्लिप भी लाकर देती है। उसी समय जिम सुबह सुबह विला से बाहर निकल चुका होता है क्योंकि वो हर दिन आसपास लगे ट्रैप्स की जांच करता है ताकि भटकते हुए ज़ॉम्बीज़ पास ना आ सकें। और सच में उसे फिर एक जिंदा ज़ॉम्बी ट्रैप में फंसा हुआ मिल जाता है। उधर विला के अंदर एडम ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद जिम की मां के काम करने वाले कमरे में जाता है। टेबल पर फोटो के साथ साथ एक कार की भी रखी होती है। एडम तुरंत गैराज में भागता है, लेकिन कार खराब निकलती है। तभी कोने में एक बंद कमरा उसकी नजर में आता है। वो सोचता है कि शायद ये टूल रूम होगा और अंदर जाने ही वाला होता है। तभी पेट्रोल से लौटे जिम की तेज आवाज उसे रोक देती है। एक दिन से ज्यादा साथ रहने के बाद
भाई बहन को यकीन हो जाता है कि एडम बुरा इंसान नहीं है, इसलिए उस रात वे सेफ रूम में नहीं जाते। लेकिन अजीब बात यह है कि जिम खुद को हैंडकफ से बांध लेता है। सुबह होने से थोड़ा पहले एडम बाहर से आती कदमों की आवाज से जाग जाता है। जिम फिर से ट्रैप चेक करने गया होता है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां कल वाला ज़ॉम्बी फंसा था। जिम अभी सोच ही रहा होता है कि क्या किया जाए, तभी एडम अचानक वहां पहुंच जाता है। वो इंस्टिंक्टिवली समझ लेता है कि शायद वो ज़ॉम्बी जिम की मां हो सकती है और उसे मुक्ति दिलाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी पल जिम गन तानकर उसे रोक देता है। एडम गुस्से में वापस विला लौटता है और वो कमरा खोल देता है जहां उसे कल जाने से रोका गया था। अंदर फर्श पर एक कंबल बिछा है और दीवारों पर गहरे गहरे नाखूनों के निशान हैं। साफ है कि ये किसी ज़ॉम्बी को बंद करके रखने की जगह है। अब एडम को अपने शक पर और भी यकीन हो जाता है। इसी बीच बाहर कुछ सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं। उनका इरादा बिल्कुल अच्छा ना। वे गन्स लेकर विला के चारों तरफ घूम घूम कर जगह का मुआयना कर रहे होते हैं। एडम के पास हथियार नहीं है, इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करता। दूसरी तरफ पेट्रोल से लौटता हुआ जिम दूर से ये सब देख रहा होता है। उसकी छोटी बहन दूसरी मंजिल की खिड़की से हाथ हिलाती रहती है। जैसे ही लुटेरा उसे देखने वाला होता है, एडम अचानक सामने आकर उसे गोली मार देता है। जिम राहत की लंबी सांस लेता है। घटना के बाद जिम का भरोसा एडम पर और भी बढ़ जाता है और वो उसका हथियार वापस कर देता है। एडम को लगता है कि अब उसके जाने का समय आ गया है, लेकिन अजीब तरह से उसका दिल इस जगह को छोड़ने का नहीं करता। रात में सपने में फिर उसकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। जागने के बाद एडम एक बड़ा फैसला करता है। वो जिम और उसकी बहन को साथ लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने जाएगा। इससे उसका मकसद भी पूरा होगा और वो इन दोनों बच्चों की देखभाल भी कर सकेगा। लेकिन जिम बिना एक पल सोचे साफ मना कर देता है। वो यहीं रहकर अपनी मां का इंतजार करना चाहता है। तभी बाहर अचानक शोर सुनाई देता है। पता चलता है कि कल वाला लुटेरा और भी लोगों को साथ लेकर वापस आ गया है और उन्होंने बाहर खेल रही जिम की बहन को पकड़ लिया है। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होते हैं। तभी दूर से कुछ गोलियों की आवाज आती है। दो लुटेरे वहीं गिर पड़ते हैं। एडम तुरंत दौड़कर लड़की को छुड़ा लेता है। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की एजेंट मां लीना होती है। लेकिन उसी दौरान एडम के सीने में भी गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। पता नहीं कितना समय बीतता है मगर एडम अचानक फिर से जाग जाता है। उसके सीने का घाव लगभग भर चुका होता है और उसके शरीर पर पट्टी बंधी होती है। एडम हैरान होकर घर के अंदर जाता है। वहीं लीना उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि सामान्य संक्रमित लोग अपनी दिमागी क्षमता खो देते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक और तरह के संक्रमित भी होते हैं, स्पेशल इन्फेक्टेड। उनका दिमाग बिल्कुल सामान्य इंसानों जैसा रहता है और साथ ही उन्हें ज़ॉम्बीज जैसी शारीरिक ताकत भी मिल जाती है। वे लगभग हर बीमारी और चोट को ठीक कर सकते हैं। बस एक कमी होती है, अगर उन्हें गंभीर चोट लगे या कुछ समय बीत जाए तो वे अचानक बर्जर्क स्टेट में चले जाते हैं। ये सुनकर एडम को अचानक सब समझ आ जाता है। वो सोचता है क्या वो खुद भी वही स्पेशल इन्फेक्टेड है। लीना सिर हिलाकर हाँ कहती है। अगर ऐसा न होता तो एडम गोली लगने के बाद मर चुका होता, न कि थोड़ी देर के लिए बर्जर्क होकर अगली सुबह बिल्कुल ठीक उठता। फिर लीना एक और चौंकाने वाली बात बताती है। जिम भी एडम की तरह ही एक स्पेशल इन्फेक्टेड है। उस रात जो कपल मारा गया था, असल में वो जिम ही था जो बेकाबू हालत में चला गया था। यही वजह है कि वो हर रात सोते समय खुद को हैंडकफ से बांध लेता है। एडम पूछता है कि क्या इस हालत का समय पहले से पता नहीं चल सकता। लीना बताती है कि जिम का पेट डॉग खास ट्रेनिंग से गुजरा है। वो सूंघ कर पहले ही समझ जाता है कि जिम जल्द ही बेकाबू होने वाला है। एडम को तुरंत वो कमरा याद आता है जिसकी दीवारों पर गहरे खरोंच थे। वही जगह है जहां जिम को उसकी बेकाबू हालत के समय में बंद किया जाता है। तभी बाहर कारों की आवाज सुनाई देती है। लीना अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर कुछ मिलिशिया लोगों का सामना कर रही होती है। उनका नेता एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है जिसे लीना पहले से जानती है। असल में उसकी बेटी किसी आदमी के साथ भाग गई थी। चिंतित पिता उसे ढूंढने के लिए अपने लोगों के साथ हर जगह तलाश कर रहा है। लीना कहती है कि अगर उसे लड़की के बारे में कुछ पता चला तो वो जरूर बता देगी। तब जाकर वो बूढ़ा अनिच्छा से अपने लोगों को लेकर चला जाता है। उस रात एडम को पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को पहले से अंदाजा था कि ज़ॉम्बी वायरस फैल सकता है, इसलिए उन्होंने दूर दराज जगहों पर ऐसे हजारों शेल्टर्स पहले ही बना दिए थे। ये सभी मजबूत मटेरियल से बने हैं और अपने एनर्जी सिस्टम्स के साथ पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट हैं। ये सुनकर एडम के दिल में अजीब सा दर्द उठता है। उसे लगता है कि अगर लोगों को पहले चेतावनी दी जाती तो शायद कई जानें बच सकती थीं। लेकिन लीना मजबूरी से सिर हिलाती है। वो बताती है कि जिम और उसकी बहन दोनों जन्म से ही हार्ट डिजीज से पीड़ित थे। जिम के पिता एक बायोलॉजिस्ट थे और ज़ॉम्बी वायरस को सबसे पहले पहचानने वाले वैज्ञानिकों में से एक थे। जब उन्हें पता चला कि जिम 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा तो उन्होंने जोखिम उठाकर उसके शरीर में ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर दिया। संयोग से इससे जिम एक स्पेशल इन्फेक्टेड बन गया। एक दिन अचानक उनका डॉग 2 बार जोर से भौंकता है। जिम समझ जाता है कि वो फिर से बेकाबू होने वाला है। वो तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और थोड़ी ही देर में अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं। लीना भारी दिल से दरवाजे के बाहर खड़ी होकर समय गुजरने का इंतजार करती है। एडम आगे बढ़कर कहता है कि वो पहरा देगा। शायद घर में एक आदमी होने का यही फायदा है। लेकिन तभी अचानक जिम की बहन बाहर खेलते खेलते गिर पड़ती है। लीना समझ जाती है कि उसका हार्ट अटैक आ गया है। इतने साधारण मेडिकल कंडीशंस में उसका इलाज संभव नहीं है। एडम सुझाव देता है कि शायद उसे भी जिम की तरह वायरस से संक्रमित किया जा सकता है, लेकिन लीना तुरंत मना कर देती है। जिम का मामला लाखों में एक था और वो लड़की पहले ही बहुत कष्ट झेल चुकी है।
है। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि उसे शांति से विदा होने दिया जाए। जिम की बेकाबू हालत खत्म होने के बाद पूरा परिवार मिलकर उसकी आखिरी घड़ियों में उसके साथ रहता है। इसके बाद एडम भी उत्तर की ओर निकलने का फैसला करता है। जिम और लीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को खोजने की यात्रा पर निकल ही पड़ता है। घर में अचानक 2 लोगों की कमी महसूस होने लगती है। लीना और जिम को विला पहले से कहीं ज्यादा खाली लगता है। इधर जंगल में सफेद दाढ़ी वाले आदमी के लोगों को अचानक एक छिपी हुई कार मिलती है, वही कार जो पहले जैक ने छिपाई थी। अब उन्हें समझ आता है कि विला में रहने वाला वही कपल उनकी तलाश का लक्ष्य था। उस जगह के सबसे पास बस लीना का विला ही है, इसलिए बूढ़ा आदमी फिर से वहां खोज करने का फैसला करता है। उधर बर्फ में सो रहा एडम अचानक कई कदमों की आवाज से जाग जाता है। जब वो ध्यान से सुनता है तो समझ जाता है कि गाड़ियां उसी दिशा में जा रही हैं जहां लीना का विला है। उसके दिल में बेचैनी उठती है और वो तुरंत वापस उसी रास्ते दौड़ पड़ता है। दूर से उसे दिखता है कि विला को मिलिशिया ने घेर लिया है। अंदर सफेद दाढ़ी वाला आदमी लीना से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ कर रहा है, क्योंकि उसके लोगों को वहां उसकी बेटी की कुछ चीजें मिली हैं। अब लीना के पास सफाई देने का कोई तरीका नहीं बचता। दूसरी तरफ एडम चुपके से पहरेदारों से बचते हुए विला में घुस जाता है। वो किचन में छिपे जिम को ढूंढ लेता है। दुश्मनों की संख्या जानने के बाद एडम अपने हथियार निकालता है और अंधेरे में चलते हुए एक एक करके पहरेदारों को खत्म करने लगता है। लेकिन जब वो हॉल तक पहुंचता है तो देखता है कि लीना के सिर पर कई बंदूकें तनी हुई हैं। अचानक एडम ऐसा काम करता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो अपनी ही गर्दन पर चाकू फेर लेता है। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन लीना तुरंत समझ जाती है कि एडम क्या कर रहा है। वो जिम को लेकर चुपचाप हॉल से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर बाद एडम पूरी तरह बेकाबू हालत में चला जाता है। वो मानो राक्षस सा बन जाता है और पल भर में सफेद दाढ़ी वाले आदमी और उसके लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन इस बार लीना ने उसे पहले से बांधा नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर विला से भाग जाती है। एडम की डरावनी चीखें आसपास के अनगिनत ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर लेती हैं। अगली सुबह जब एडम होश में आता है तो विला लगभग ज़ॉम्बीज से तबाह हो चुका होता है। टेबल पर उसे लीना का एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वो और जिम कार लेकर उत्तर की ओर निकल गए हैं। अगर किस्मत ने चाहा तो शायद वे फिर कभी मिलेंगे। एडम हल्की मुस्कान के साथ लड़की की पसंदीदा गुड़िया उठाता है, उसे अपने बैग में रखता है और खुद भी उत्तर की दिशा में आगे बढ़ जाता है।